ठीक है। चलो चल ठीक है। सबसे पहले बताइए बोलिए। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। तेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, पहला जो तूने रिटर्न दिया था वो हुआ था नहीं हुआ था? ना पहला रिटर्न जब क्लियर नहीं हो पाया था मेरा, 12th अपीयरिंग में तो उतना पता नहीं था, हमारे वो डाउन में वगैरह उतना चलता नहीं है तो उतना नहीं पता था, बट 12th के बाद मुझे पता चल गया था और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब एनडीए जाना है। क्या कोचिंग की ज़रूरत है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए या कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है? कौन कौन से मतलब बहुत कुछ था कि सब्जेक्ट का नॉलेज उतना वो नहीं था, बस ये था कि पेपर का रटना है ये सवाल और ये करके आ जाना है। पर जब इधर आया तो उसके बाद देखा कि लेवल अलग है इधर। इंग्लिश तो मैंने उससे पहले पढ़ी नहीं थी इस टाइप से। जीटी के सेक्शन से शुरू करते हैं कि मैं जीटी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो एक्सपीरियंसेस तेरे। अच्छा, पहला जो तूने रिटर्न दिया था वो हुआ था नहीं हुआ था? ना पहला रिटर्न जब क्लियर नहीं हो पाया था मेरा, 12 जब कंप्लीट हुआ मेरा उसके बाद दिया था पहला रिटर्न नवंबर वाला, पोस्टपोन हो गया था जो, तो मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था, मैथ्स में नहीं आ पाए थे। तो फिर उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करके करा रिटर्न। फिर अगला रिटर्न अप्रैल में दिया था तो वो क्लियर हो गया था। और फिर उसकी एसएसबी दी, वो सितंबर में थी, 9 सितंबर को। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंस आउट हो गया था, कुछ रीज़न हो गए होंगे। प्रिपेयर किया था मैंने, बस ये कि कुछ रीज़न से हो गया। फिर उसके बाद ये है कि देखा मैंने एनालाइज किया खुद को कि क्या गलती रह गई ये वो, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कॉन्फिडेंस आउट होने के साथ, इतने सारे टास्क हैं ये वो। तो मुझे पता, फिर देखे मैंने एरियाज इंप्रूवमेंट लिखे और देखा कि क्या अच्छा है, क्या और कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये रिटर्न भी दे दिया था मैंने, अगले अटेम्प्ट वाला, लास्ट अटेम्प्ट था जो मेरा ये वाला, इसका भी क्लियर हो गया, फिर रिजल्ट आया। तो मुझे लगा कि अभी लास्ट अटेम्प्ट है तो इसको अपॉर्चुनिटी लेके इस बार करना ही है कुछ भी करके। तो बस जो जो चीज़ें मैंने पिछले बार ही मिस कर दी थी, तो इस बार मैंने कहा इसको पक्का करना है। और इस बार जब एसएसबी दी तो बस इस बार हो गया वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके। यहाँ पे ना 3 4 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं ही पूछना चाह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बाकी लोगों का पता चलता है ना कि भाई ये चीज़ें हैं जो अगर हम लोग थोड़ा सा एफिशिएंटली कर लें, है ना, थोड़ा टाइमली कर लें और लोगों की बात मान लें, तो कम से कम रिटन एग्जामिनेशन क्लियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट उसमें आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कि जब रिटन की तैयारी करनी शुरू की, एसएसबी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, है ना, जो रिटन की तैयारी करनी शुरू की, तो जब पहला जो 1.5 नंबर से रह गया था, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मन में ऐसा नहीं आया कि यार अब नहीं देता? नहीं, मतलब मैंने पहले से सोच लिया था 12th के बाद, जैसे ही 12th अपीयरिंग में तो उतना पता नहीं था, हमारे वो डाउन में वगैरह उतना चलता नहीं है तो उतना नहीं पता था, बट 12th के बाद मुझे पता चल गया था और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब एनडीए जाना है। ठीक है। जब एज लिमिट देखी तो 2-3 अटेम्प्ट थे, तो मैंने कहा ठीक है बस 3 अटेम्प्ट है, जब तक नहीं होगा तब तक करना ही है। और पहले अटेम्प्ट में जो रिटन एग्जामिनेशन दिया है उसमें क्या लगता है कि कौन से सब्जेक्ट में वो कमी रह गई थोड़ी बहुत? वही, मतलब मेरा मैथ्स क्लियर नहीं हो पाया था, मैथ्स और बाकी जीएटी का सेक्शन हो गया था, ठीक ठाक हो गया था, हाँ, कट ऑफ क्लियर करने जितना, और 375 मार्क्स आए थे शायद मेरे, और कट ऑफ 355 गया था, तो इतना हो गया था, पर मैथ्स में रह गया था वो 1.5 मार्क्स से। ठीक है। और जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए तुम हमारे पास आए तो इंस्टीट्यूशन ने क्या वैल्यूडेशन की? ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ना कोरा वगैरह पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, ना, कोरा हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, बड़े बड़े लोगों के आर्टिकल्स हैं उसमें ना, वीडियोज़ हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार कोचिंग की ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एवरेज जो बच्चा है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कोचिंग की ज़रूरत है रिटन एग्जामिनेशन के लिए या कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है? वही मैं सर कहूँगा कि मतलब लेवल पे डिपेंड करता है अपने अपने बच्चे की। जैसे कोई बच्चा है कि आईआईटी की तैयारी कर रहा है और 12th से उसका अच्छा बेस है, साइंस का बच्चा है, कुछ भी आर्ट्स का भी जो, पर उसका लेवल अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, तो वो उसको कोचिंग की नीड नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कर सकता है। 12th तक उसने बढ़िया करा है और इंडिया में मैथ्स का भी 12th तक ही आता है, साइंस वगैरह भी आता है, तो वो खुद से कर सकता है। और जो अगर एक बच्चा है जो एवरेज है, एवरेज रहा 12th 11 तक इतना ही 80% 85% वाला, तो उसको अगर मैं कोचिंग ज्वाइन कर ले 12th के बाद और अपनी अगर प्रिपरेशन में वो वैल्यू एडिशन हो जा रहा है थोड़ा, तो वो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म। तो मैंने कहा ठीक है वो पढ़ ले, अपने घर से भी तैयारी कर ले और कोचिंग ज्वाइन कराए तो उसका कुछ बेनिफिट ले ले वहाँ से, क्योंकि कोचिंग में सीधी बात है सर, गाइडेंस तो मिलती है। और तुम हमारे पास आए, है ना, तो एक साल में क्या वैल्यू एडिशन हम लोगों ने किया तुम्हारी प्रिपरेशन में, है ना, क्या तुमने देखा? मतलब वेरी ऑनेस्टली, क्या मेरी प्रिपरेशन में ये चीज़ें बहुत लैग रह रही थी, छोटी मोटी कमियाँ यहाँ रह गई थी, वो 6 महीने की कोचिंग में 5 महीने की कोचिंग में पूरी हो गई? कौन कौन सी? मतलब बहुत कुछ था कि सब्जेक्ट का नॉलेज उतना वो नहीं था, बस ये था कि पेपर का रटना है ये सवाल और ये करके आ जाना है। पर जब इधर आया तो उसके बाद देखा कि लेवल अलग है इधर। इंग्लिश तो मैंने उससे पहले पढ़ी नहीं थी इस टाइप से, कि 12th में नहीं थी हमारी, और नॉर्मल लेवल पे पढ़ते थे बस, इतना ग्रामर इतना डीप भी पढ़ा नहीं था हमने। यहाँ के पता चला कि इतने सारे चैप्टर, ये वो आर्टिकल नाउन ये सब, तो और इतना डीपली पढ़ाया आप लोगों ने, तो पता चला कि हाँ ये इतना ऐसा भी होता है इंग्लिश ग्रामर ऐसे पढ़ के। तो मैंने और ज़्यादा पढ़ा, फिर
वो क्या वगैरह के बारे में पता चला कि इनकी ज़्यादा वो है वैल्यू, तो मुझे इंग्लिश बढ़िया इंटरेस्ट आ रहा था इंग्लिश पढ़ने में। और जब पता चला कि 50 क्वेश्चन आते हैं, तो जब PYQ वगैरह देखी तो लगा कि हाँ अब तो ये बढ़िया है, इस पर मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ मैं। और बाकी आशु मलिक सर वगैरह ने मैथ्स पढ़ा दिया था, तो उससे हो गया था। और GAT के लिए ज्योग्राफी हिस्ट्री करके साइंस वगैरह का स्टूडेंट तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो ही जाता है, उसका लेवल हो ही जाता है। तो ये सब मतलब ओवरऑल बढ़िया हो गया था सारा, कोचिंग से बहुत हेल्प मिली। मतलब यहीं पे एक क्वेश्चन और है ये, मैं अक्सर देखता हूँ कि जो बच्चे हैं ना वो कुछ ऐसे फील्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे करंट अफेयर्स है ना, कि करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है ना। मतलब इनफैक्ट बच्चों को परेशान कर रहे हैं कि सर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है। हम लोग बच्चों को ये सलाह देते हैं कि तुम करंट अफेयर्स पे तुम ध्यान मत दो, 4-5 पेज की एक PDF हम लोग तुमको एग्जाम के टाइम पे देंगे, वो याद कर लेना, उससे क्वेश्चन होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है छोड़ देना, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए मैथ्स में कुछ चैप्टर्स हैं, बाइनरी नंबर हो गया, बाइनरी थ्योरम, इससे 1-2 क्वेश्चन रैंडम ईयर्स में कभी आता है तो आता है। अब जैसे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि यार बच्चों को उस डायरेक्शन में ना भटकाया जाए कि जहाँ पे ना बच्चा मेहनत तो कर ले लेकिन जो बेनिफिट है उसको इतना ना हो, है ना भाई। टाइम की जो कॉस्ट है, जो बेनिफिट आपको नंबर में मिल रहा है ना, उसका रेशियो भी कम से कम प्रोपोर्शनल होना चाहिए। भाई तुम 4 घंटे मेहनत कर रहे हो तो एक क्वेश्चन कम से कम आए, है ना। तुमने 100 घंटे पढ़ा, क्वेश्चन एक भी नहीं आया, है ना, कोई फायदा नहीं है। तो हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा उसमें रहते हैं कि नहीं सर ये करना ही करना है। जैसे इंग्लिश में एक चैप्टर में छोड़ रखा था आर्टिकल्स, मैंने आज तक नहीं पढ़ाया, बच्चों को कहने के बाद भी, है ना। तुम लोगों को भी नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो बच्चों को कितना भी हम लोग मना कर लें, बच्चे फिर भी नहीं मानते। तो इन तीनों फील्ड में, जैसे मैथ्स में जो चैप्टर्स ऐसे से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आता है उन चैप्टर्स के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, और कुछ चैप्टर्स इंग्लिश में जो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि भैया तुम ये मत पढ़ो, उन चैप्टर्स के बारे में तुम्हारा क्या अपना ओपिनियन है कि भाई वो बच्चों को पढ़ने ही चाहिए, उसकी ज़रूरत कितनी है और उसका फ़ायदा कितना होगा? वही सर, मतलब आपने ही बता दिया कि उसकी ज़रूरत कितनी है, तो वही अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि अगर बहुत सारा टाइम है तो मतलब 1 साल है तो तब तो कवर करने का टाइम है, और 6 महीने हैं तो सेलेक्टिव स्ट्रेटजी वाला पेपर है इंडिया सारा। इसका लेवल उतना हाई बना दी गई है सर, ये मुझे लगता है ऑनलाइन कि पेपर बहुत ज़्यादा होता है, ये होता है सिर्फ 8,000 करते हैं, और वो इसीलिए हो रहा है। मुझे लगता है कि बच्चों को सारा पढ़ना था, सोचता है सारा पढ़ देंगे, पर जो कि पॉसिबल नहीं है सर। 6 महीने में इतना वास्ट सिलेबस है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी ख़त्म नहीं होता है, तो सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अब करंट अफेयर्स पे टाइम वो वेस्ट ही हुआ सर वो, क्योंकि 8-10 सवाल आते हैं करंट अफेयर से, उसमें भी कुछ ना कुछ देख के आते हैं कि डिफेंस से आ जाएंगे, 2-3 एक्सरसाइज से आ जाते हैं, और जो अभी क्या बोलते हैं स्कीम चल रही है करंटली वो आ जाते हैं, तो बस उतना बाकी पढ़ लो, वो सिर्फ 5-10 दिन का काम है लास्ट में। मुझे लगता है कि जो डिफेंस की एक्सरसाइजेस पढ़नी है, हाँ बस, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़नी है वो 1 दिन का काम है। यस सर। और स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ अगर हाँ मेजर अचीवमेंट करिए, इंडिया हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, फुटबॉल का हुआ है, तब मेजर चीजें देखनी है। जैसे और ओलंपिक चल रहे थे उस टाइम पे, तो ऐसा 1-2 दिन इन्वेस्ट करना करंट अफेयर्स में इस वाइज, है ना। इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा होगा? कोई नहीं होगा सर। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि वोकैब पे ज़्यादा ध्यान दें, इन ईडीएम फ्रेजेस कर लें, क्योंकि वो पता है हमें कि आने हैं वो 30 के 30। वो ऐसा नहीं होता कि कभी 20 एंटरनी सेरेमनी में आएंगे ही नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ सर। बिल्कुल। और यहाँ पर हमें स्पेसिफिक नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। और मैथ्स में जैसे कुछ चैप्टर हैं आशु सर नहीं पढ़ाते, है ना, वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इस बार तो हमने वो भी पढ़ा दिया, बच्चे मान ही रहते कि नहीं सर पढ़ना ही पढ़ना है सर, कहीं क्वेश्चन आ गया तो वो 3-4 चैप्टर जो भी हैं उनसे एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो उनको छोड़ना ठीक है या उनको भी कवर करके चलना ही चाहिए? नहीं, अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ना बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन वगैरह, कैलकुलस वगैरह, 3D 2D ये देखें, इसका पोर्शन ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है, तो इस पे टाइम देने से ज़्यादा उस पर ज़्यादा क्वेश्चन कर लें तो और बेटर रहेगा सर, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर मान लो कुछ चैप्टर्स हैं जो 2-3 चैप्टर्स हैं, इनको अगर हम लोग बिल्कुल छोड़ ही दें तो उसका कितना नुकसान होगा? कुछ 1%, लेस देन 1% सर। अगर क्वेश्चन आ भी गया, आता है नहीं वैसे बाइनरी नंबर ये वो देख के, तो अगर आ भी गया और नहीं हुआ तुमसे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक। और करंट अफेयर्स, इंग्लिश के 1-2 चैप्टर जो मैं छोड़ देता हूँ, और मैथ्स के 2-3 चैप्टर जो सर छोड़ देता है, इन तीनों को मिला के क्या ये एक डिसाइडिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है पेपर में निकलने में या नहीं निकलने में? ऐसा कुछ नहीं होता सर, इतना सारा सिलेबस है ये, आपको ऐसे अगर पूरा कवर करने जाएंगे तो 2 साल कितना भी लग सकता है। तो वही है, सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है हमने, और उसी को बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं कि एक चीज़ से एक चैप्टर यहाँ से पढ़ा, दूसरी बुक से दूसरे चैप्टर पढ़ रहे हो, तीसरे अलग अलग। इससे अच्छा कंसाइज मटेरियल लो, जो भी है उसी को बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो, पेपर बहुत ईजी है, निकल क्लियर हो जाता है ऐसे। अच्छा, जीटी के सेक्शन से शुरू करते हैं क्योंकि मैं जीटी पढ़ाता हूँ ठीक है। जीटी के सेक्शन में जो स्कोरिंग एरियाज हैं, है ना, उनके बारे में बताओ कि यार ये एरियाज जो है बहुत स्कोरिंग है, जो तुमने पर्सनली फील किया है यार मेरे ओपिनियन में ये एरियाज बेटर है स्कोर करने के लिए,
और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी अच्छा है, जैसे मान लो कि यार तुम 4 दिन लगाओगे तो 20 नंबर मिलेगा, है ना, या इसमें मैं 20 दिन लगाऊंगा तो 4 नंबर भी नहीं आने मेरे, ठीक है। तो GAT में ओवरऑल कहाँ कहाँ इंसान अच्छा स्कोर कर सकता है? वो ये सबसे पहले तो इंग्लिश ही बोलूँगा मैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश का किया था तो 47 क्वेश्चन करके आया था मैं। 47 क्वेश्चन खोल लिया कि इस बार 50 में से 47 सही है, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ ठीक है, जो बहुत अच्छा स्कोर है यार। हाँ। मुझे लगता है कि अगर मैं खुद बैठूँ ना तो भी मैं 50 में से 47 आज नहीं कर पाऊँगी मेरी। हाँ वही मतलब, हाँ इंग्लिश में मेरे को कॉन्फिडेंस था इतना कि कितना ही हाई लेवल का आ जाएगा पेपर, सिनोनिम एंटोनिम कुछ भी आ जाएगा एरर के लेवल, तो मैं कर दूंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस यही है कि पढ़ाई करके आता है, नॉलेज करके। बिल्कुल। तो मेरे को लगा था कि इंग्लिश का ठीक है, 40-45 सवाल कर लूँगा मैं, और 160 नंबर 70 इतने नंबर आ जाएंगे आराम से। और ये अभी जाते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है NDA के लिए, NDA के पर्सपेक्टिव से, अगर मैथ को हटा दें, मैथ से तो पढ़ना पड़ेगा। और GAT के सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा फ्री के मार्क्स देता है और जिसमें मेहनत सबसे कम करनी है, ये इंग्लिश है। 10 चैप्टर हैं, 10 एरर आ जाएंगे, पढ़ लो हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ना इंग्लिश को पूरा रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा बोलिए? अगर मान लो तुमने ना 1-2 बार पढ़ रखी इंग्लिश पूरी, अब रिवाइज करना सिर्फ, तो कितने दिन लग जाएंगे, कितने घंटे लग जाएंगे? दिन तो नहीं लगेंगे सर, अगर पढ़ा है बार बार रिवाइज करा है तो सिर्फ देखना पड़ता है, बस रूल वगैरह एक बार मेमोराइज करना। मेरे ख्याल से पूरी इंग्लिश रिवाइज करने के लिए 8 घंटे 9 घंटे बहुत है, मोर देन इनफ सर। तो ये कैसा सब्जेक्ट है हमारे पास जो 8-9 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं, हो सकते हैं और अच्छा खासा स्कोर हम लोग कर सकते हैं। और वही रिवाइज करके अगले दिन सवाल आ सकते हैं सीधा उसी पे। बिल्कुल। तो बस हो गया। तो GAT की कट ऑफ की तो अगर तुम्हारी इंग्लिश ठीक है तो चिंता ही नहीं करनी है। GAT की कोई दिक्कत नहीं, 150 नंबर भी लेके आओगे, है ना, तो GAT में और बस पूरे सारा मिला के ना 100 नंबर और मिला के लाने हैं, और मिला के आ जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से ही आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं 25 क्वेश्चन। इंग्लिश के अलावा कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश के अलावा मैं साइंस को ज़्यादा दूंगा सर, क्योंकि मतलब अगर ये देखें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, इतने सारे चैप्टर हैं, अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, इसके साथ PYQ बहुत लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम अब इस साइड की अगर फिजिक्स वाली साइड देखें तो वो ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, क्योंकि हमने पहले से पढ़ी होती है, हमेशा पढ़ के आए हैं, 10th तक पढ़ी है पूरी फिजिक्स, और लेवल बहुत वो है, डाउन है फिजिक्स केमिस्ट्री का, दोनों का ही। वही PYQ आते रहते हैं रिपीट करके, बस सेंटेंस चेंज हो जाता है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। और अगर बायोलॉजी, मतलब ये हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट तुमको कम्प्लीटली छोड़ना हो, कौन सा छोड़ोगे? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से हिस्ट्री छोड़ दूंगा। हिस्ट्री, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, एंशिएंट मेडिवल। और अगर हिस्ट्री पूरी की पूरी छोड़ भी दी, मतलब टच ही नहीं की, हिस्ट्री हमने छुई ही नहीं बिल्कुल भी, क्या ऐसा हो सकता है कि यार उसकी वजह से पेपर ना निकले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। ये 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। श्योर कैसा हो नहीं सकता? हाँ श्योर हूँ सर, बिल्कुल। ये 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर हिस्ट्री का देखें तो 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 10% मान लो, 10% आओ तो पेपर, तो 90% तो बचा है हमारे पास। और 90% में से तुमको सिर्फ 40-45% करना है, बस करना है, 40% करना है। डिसाइडिंग फैक्टर ये है ज़्यादा वाला, 90%। 10% हम लोग ना बच्चों को बहुत बार हम लोग बच्चों को ये बोलने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुमको ना बहुत ही ज़्यादा क्यूरेट करना पड़ेगा अपना सिलेबस, कि मुझे ना किन पोर्शन पर ध्यान करना है, सेलेक्टिव करना पड़ेगा। जैसे वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैं बच्चों को इतना बोलता हूँ दीपेश कि यार इडियम्स एंड फ्रेजेस 40 नंबर जो है ना, वो एकदम फ्री के हैं। हाँ सर, कुछ नहीं करना सर, और याद करने हैं बस। मेरी शायद बच्चे बात ना माने, तुमको क्या लगता है कि 40 नंबर छोड़ने चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल सबसे बढ़िया दिया है सर, वो मैंने पहले बोला कि इंग्लिश सबसे बढ़िया वो है। ये भी इडियम फ्रेजेस भी और सिनोनिम एंटोनिम, बिल्कुल इसमें कुछ एक कंसाइज है, ये ऐसा नहीं कि सिनोनिम में पूरी डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि लास्ट के 1 महीने में ये एंटोनिम सिनोनिम वाला पार्ट और इडियम सिनोनिम वाला पार्ट पूरा हो जाए लास्ट के 1 महीने में? अगर हम पहले से अगर टाल रहे हो कि बाद में करूँगा, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, जब 6 महीने में नहीं हुआ तो लास्ट के महीने में। हाँ, मैं तो खैर बच्चों को बोलता रहता हूँ कि यार तुम 1 महीने में कैसे उसको पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तुम 10, 15, 20 रोजाना कर रहे हो, तो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत आसान आता है सर, है ना, हो जाएगा। एक साथ 2,500 वर्ड से अच्छा तो सर 25 वर्ड पर डे कर लो, तो और ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अच्छा, मैथ्स में मेजर पोर्शन क्या स्कोर करने के लिए? मैथ्स में सर कैलकुलस बहुत ज़्यादा है, जिसको कैलकुलस बढ़िया है, कैलकुलस में कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा कैलकुलस का ध्यान देना चाहिए। कैलकुलस हो गया, और 2D 3D है, ये 2 पोर्शन बहुत, और ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 पोर्शन बहुत ज़्यादा है सर, बहुत इनका वेटेज बहुत है। वेटेज हो गया, और इन 4-5 में से सबसे आसान कौन सा पोर्शन है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो अच्छा, मतलब विद मिनिमम एफर्ट्स? सर वो तो बच्चे पे डिपेंड करेगा, मतलब किसी का कैलकुलस अच्छा होता है, इंटीग्रेशन वगैरह का, वो तो उसे फोकस करना चाहिए। किसी का ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया है। मान लो कि ना एक बच्चा है, उसके 4-5 जो सेक्शन है वो एवरेज है, बहुत अच्छा उसका कोई है ही नहीं। अब वो इन 4-5 में सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करे कि यार कम से कम टाइम लगा के, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं सर 1 महीने पेपर निकालना है या 2 महीने पेपर निकालना है, तो
हम गाइड करने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम इस सेक्शन थोड़ा जोर दे दो। हाँ। तो ऐसा बच्चा जिसको ना 4-5 सेक्शन उसके ठीक है, बहुत अच्छा कोई सेक्शन नहीं है, अब किस सेक्शन पर सबसे ज़्यादा जोर दे कि मैक्सिमम आउटपुट वहाँ से ले आए। मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन में ले सकता है, क्योंकि अगर कैलकुलस को देखें तो उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ये वगैरह 4-5 चैप्टर है, पर ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखें तो अकेला चैप्टर होता है और वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आए हैं सर, और क्वेश्चन करने आसान भी है सर, उसमें सिर्फ ट्रिक लगती है, बहुत तेजी से आंसर आता है, तेजी से आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सेक्शन में कैलकुलेशन कम होती है तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होता है, कम होते हैं। जितनी कैलकुलेशन कम करोगे उतनी गलतियाँ कम होंगी, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिटन का सेक्शन, है ना। खैर, खोलिए SSB के बारे में हम लोग बात करें तो SSB में ना कुछ अगेन सेम चीज़ें हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऑनलाइन के भी SSB की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि फिज़िकल बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि यार हमको ना सुबह 5:30 बजे फिज़िकल कराओ, और 5:30 बजे कराओ, उनको दोपहर में नहीं करना, शाम में नहीं करना, सुबह करना है कि 5:30 या 6 बजे से हमको फिज़िकल कराओ 1 घंटे का। और उनको मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ ऐसा किसी ने बता दिया है या ऐसा कहीं परसेप्शन उनके दिमाग में चला गया है कि NDA क्लियर करने के लिए फिजिकल बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में क्या कहना है? और स्पेशली तुम इस कैपेसिटी में आज इसलिए हो कि रिकमेंड हो गए हो, है ना, तो तुमको सारा प्रोसेस पता है, तुमको हर चीज़ की वैल्यू पता है कि भाई किस चीज़ की वैल्यू है, कौन चीज़ काम आएगी, क्या चीज़ काम नहीं आएगी, ठीक है। तो फिजिकल की क्या वैल्यू है? सबसे पहले तो वही स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। पहले अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न के लिए अगर क्लियर हो जाता है रिटर्न, तो उसके बाद SSB का है। SSB में अगर मैं देखूँ तो फिजिकल फिटनेस उतना कुछ वैल्यू नहीं देगा, बस वही है कि थोड़ा अगर हम फिट हो, फिजिकली थोड़ा फिट होना चाहिए, ये मतलब फिजिकल में कि इतना होना चाहिए कि बस कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो कि कुछ हो ही नहीं पा रहा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 1-2 हो रहे हैं। मतलब जो हमारा एक स्केल है वो ये है कि तुम ओवरवेट नहीं हो। हाँ, स्केल ओवरवेट 1600 मीटर की रेस नहीं लगानी है तुमको, वहाँ जाके पुश अप पुल अप। अगर फिजिकल इतना हाई प्रायोरिटी में रखा होता तो यही सब कराते सर, पुश अप पुल अप कराते SSB में। और वो फटा वाली जो भी टास्क होता है वो सिर्फ वो फिजिकल फिटनेस चेक ही नहीं होती सर, उसमें हमारी फिजिकल फिटनेस कोई चेक नहीं हो रही है, वरना तो सारे जो जिम वाले करे होते हैं वो सारे रिकमेंड हो जाते हैं, वो सारे हो जाते हैं। अच्छा, और जो बच्चे ना जिद करते हैं कि हमको ना सुबह ड्रिल कराओ और सुबह हमको फिजिकल चाहिए, है ना, हमको जिम जाना है, इसकी वैल्यू क्या है? कि मतलब अगर इसको आदमी ना करे तो उसके पेपर पे यानी एंड एग्जाम पे ओवरऑल फिजिकल और रिटर्न कोई इम्पैक्ट आएगा? कोई नहीं पड़ेगा सर, मैंने कभी नहीं करी सर ऐसा ही। सुबह ये फिजिकल नहीं गया सर और रनिंग की वो सुबह रेगुलर के रनिंग वगैरह बस वही है कि SSB की जब तैयारी थी तो कर लेता था थोड़ा, लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि प्रिपरेशन से तुम्हारा ये जिम वाला हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि फिटनेस का उतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बस ये GTO में थोड़ा होना चाहिए। सुबह 5 बजे उठ के अगर तुम फिजिकल कर रहे हो, इतना स्ट्रेस ले रहे हो अगर, तो उसका रिटर्न की प्रिपरेशन में फ़र्क पड़ेगा सर, सुबह उठ के तो बिल्कुल पड़ेगा। और उससे अच्छा तो अगर सुबह उठ के रिटर्न की ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 घंटा उस जिम को देने से अच्छा अगर रिटर्न की ज़्यादा प्रिपेयर करें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। रिटर्न के बाद सर 4 महीना 5 महीने मिल जाता है SSB के लिए, नहीं भी तो अगर जल्दी SSB का डेट लोगे तो तब भी 3 महीने तो मिनिमम मिल जाता है। तो उस बीच में तुम जितना फिजिकल करना चाहते हो कर सकते हो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि उस बीच भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है। तब भी हाँ, तुम अगर ओवरवेट नहीं हो तो यू आर गुड टू गो। अगर फिट हो, थोड़ा बस एक्टिव हो, एजाइल हो कि ये यहाँ बस लेजी टाइप का नहीं होना चाहिए, जो कि GTO में नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल बस इतना होना चाहिए बस। तो दीपेश के माध्यम से ये बात मैं जो बच्चे हैं हमारे जो NDA की आने वाले सालों में तैयारी करेंगे, क्योंकि ये सारी वीडियोस हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगी दिपेश, है ना, ताकि बच्चों को थोड़ी जानकारी रहे, है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल के पीछे नहीं भागना है। और देखो, अगर तुम खुद ही जाके बोल रहे हो हमको फिजिकल चाहिए, ये तो बहुत ही बेकार बात है ना, क्योंकि हमारे समझाने के बावजूद भी बच्चे नहीं मानते। और कोई अगर इंस्टीट्यूशन आपको सुबह 5 बजे ना फिजिकल कराने पे जोर दे रहा है तो वो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके NDA के पेपर निकलने के चांसेस को इवेंचुअली कम कर दे रहा है। मतलब मुझे लगता है कि I'm pretty राइट जो बात मैं बोल रहा हूँ 100% राइट सर, कि यार तुम अगर सुबह 5 बजे उठ के फिजिकल करोगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्लास में बैठ के तुमको नींद आएगी, शाम को जल्दी सो जाओगे, नहीं हो पाएगा, है ना, प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हिंडर होगी तुम्हारी सर। बिल्कुल होगी। तो बेटा ये फिजिकल के चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रिटर्न निकल जाएगा, उसके बाद फिजिकल करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। फिजिकली फिट करने के लिए 3 साल में NDA तभी देता है सर, बिल्कुल। फिजिकली वो सब फिट कर लेंगे, उनका काम है वो फिट तो NDA पहुंच जाओ, फिजिकल तो बहुत अच्छा कराएंगे वो सब करा देंगे, वो सब करा देंगे। कैसे कहीं से भी आते हैं बच्चे सर, ओवरवेट भी होते हैं, कुछ भी होते हैं सर, वो सारे फिट हो जाते हैं, बिल्कुल। उसके लिए इंस्टीट्यूशन है। मैंने आज तक NDA में कोई मोटा बच्चा नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, जब 4-7 बच्चे निकलते हैं सबके पास 6 पैक एब्स होते हैं, सब फिट हो जाते हैं सर उधर, ठीक है। अच्छा, और
एसएसबी की कोचिंग पे आते हैं कि भैया एसएसबी की कोचिंग है क्या। पहले खोलिए, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो बच्चों को, मतलब हम लोगों को जानकारी है, तुम्हें जानकारी है ना, जो बच्चे आ रहे हैं खासतौर पर जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं ना, उनको एक बार बताने की कोशिश करो कि एसएसबी की कोचिंग है क्या, मतलब क्या सीखते हैं उसमें। एसएसबी का कोचिंग इतना कोई लंबा प्रोसेस तो है नहीं, जैसे रिटर्न के लिए 6 महीना 7 महीना इतना तो होता नहीं है, 12-14 दिन होता है मैक्सिमम बस, और कहीं ना कहीं 1 महीना लगा लो। तो कोचिंग का मगर यही है बस सेम कि एक बार तुम्हें जनरली अवेयर कर रहे हैं कि एसएसबी में हो क्या रहा है, तो 5 दिन तुमने करना क्या है प्रोसेस से, तो ये कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत चीज़ है ये अवेयर करना। और क्योंकि अगर बच्चा 12 दिन पहले अगर उसको रिपीट कर देता है प्रोसेस को 5 दिन की, हर एक टास्क देख लेता है, हर एक प्रोसीजर से चला जाता है खुद, और अपने आप को एनालाइज कर लेता है कि मैं ऐसा हूँ इस पर, ये मेरा वीक एरिया है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं इस पर काम करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बेटर चीज़ है। अच्छा, एसएसबी की कोचिंग है आपकी, है ना, 15 डेज की कोचिंग है। ये सर ठीक है, तो 15 दिन की कोचिंग में वो तुमको क्या क्या कराते हैं, मतलब जैसे जीटीओ ग्राउंड हो गया, है ना, इंटरव्यू हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया ना, क्या क्या प्रोसेस के बारे में तुमको सिखाते हैं, एक्सप्लेन करते तो वही सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में बताएंगे 1-2 दिन कि क्या होता है उधर, जैसे स्क्रीनिंग से लेके कॉन्फ्रेंस तक, ये हो गया, तब तक हम पता चल जाते हैं कि हाँ ये होता है, ये प्रोसेस होना है। उसके बाद अगले दिन से शुरू करते हैं, जैसे स्क्रीनिंग का प्रोसेस है वो सेम टू सेम डेमो लेंगे, जैसे एक रूम में ग्रुप डिस्कशन कराया, नरेशन कराया और तुमसे स्टोरी लिखवाई, तो ये सारा पीपीटी का प्रैक्टिस। अब 15 दिन में अगर वो 4-5 दिन भी करवाते हैं, तो अगर करवा दें डेली रिपीट कर लोगे, और 15-20 दिन बाद 1 महीने बाद तुम्हारी एसएसबी है एक्चुअल, तो उधर जाके तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि मैंने अगर जैसे 3-4 बार डेमो दे दिया किसी चीज़ का, तो मुझे पता है कि एसएसबी में आज यही होना है। अब कोई नया देख रहा है पहली बार, सीधा एसएसबी में गया और ये हो गया, तो प्रेशर आ जाता है सर, ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, कि क्या लिखना है स्टोरी में, क्या 30 सेकंड तो मिलता है, टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो वही है कि पहले से अगर तुम बेटर प्रिपेयर्ड हो, बढ़िया से पता है तुम्हें सारा कि अब टीएटी में 12 स्टोरी लिखनी है, ये है, इस तरीके से लिखते हैं, और तुमने पहले से प्रैक्टिस करी है स्टोरीज़ की, और स्टोरीज़ की प्रैक्टिस करके जो असेसर हैं इधर कोचिंग वगैरह में जो भी, उनने असेस की है और तुम्हें बताया है कि ये तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें, ये अच्छी नहीं है, इसको थोड़ा फ्रेम करो और थॉट प्रोसेस अच्छा करो। तो ये तुम्हें अगर पहले से पता है तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत चीज़ है, ये और ज़्यादा बेटर है, और बूस्ट करेगा एसएसबी का प्रिपरेशन। और जीटीओ में भी सबसे मेनली फील्ड वाले टास्क हो गए। जीटीओ से हमारा यह मतलब है कि जो ऑब्स्टिकल्स आप जनरली यूट्यूब पे वीडियोस में देखते हो ना, कि बच्चे कुछ ऑब्स्टिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, कुछ नेट लगा हुआ है, रस्सियाँ लगी हुई हैं, कुछ फट्टे बल्लियाँ हैं ना, रस्सियाँ लेके बच्चे कुछ बांध रहे हैं, वो सारा प्रोसेस जीटीओ के अंडर आता है। उससे भी फेमिलियर होना जरूरी है, मेरे ख्याल से फेमिलियर होना जरूरी है सर। अगर कोई पहली बार देखेगा उधर तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, और टाइम भी 3 मिनट रहता है, अगर उसका एग्जांपल लें तो 3 मिनट में अगर पहले से कोई अवेयर है, किसी ने करा है वो सेम टास्क, वो टाइगर लीप वगैरह कमांडो सब करा है पहले से, तो सीधी बात है कि कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस बार भी हो जाएगा, करा है मैंने। और फर्स्ट टाइम कोई देखता है तो लगता है उसको भी कि कैसे करूँ, 3 मिनट में नहीं हो पाता है, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता अच्छे से, और डर भी निकल जाता होगा मेरे, डर भी निकल जाता है सर, क्योंकि बार बार अगर कर रहा है। और तुम्हें पहले से कोचिंग में ये भी है कि पता भी चल जाता है पहले, अगर तुमने कमांडो वॉक में मान लो अगर फियर ऑफ हाइट है, तुम्हें लग रहा है डर, तो तुम अगर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर दोगे 15-20 बार चढ़ के कमांडो, तो तुम्हारा डर निकल गया। अब एसएसबी में नहीं लगने वाला है वो, ठीक है, तो आराम से कर सकते। और एसएसबी में कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना बड़ा रोल है? मतलब इंपॉर्टेंट है सर कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि तुम इफेक्टिवली अपने आप को एक्सप्रेस करना होना चाहिए। सबसे वही अगर क्वालिटी पे हम देखें तो फैक्टर 1 पे आता है वो चौथी क्वालिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेस करना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक्सप्रेस नहीं करोगे तो 14 क्वालिटी का मैटर कोई वो नहीं, वैल्यू नहीं है उसका। तो कम उसके लिए और एक ही वही है मीडियम की इंग्लिश तुमने सीखनी पड़ेगी। मतलब बहुत बच्चे होते हैं कि मुझे सर हिंदी बोलनी है, मैं इंग्लिश पे नहीं हूँ अच्छा। इंग्लिश पे कोई भी नहीं होता है सर, उधर कोई वो नहीं चाहिए, उतनी फ्लुएंसी नहीं चाहिए। 100% कोई अगर इंग्लिश का टेस्ट होता है तो हमारा इंग्लिश टेस्ट होता है वो सर, एसएसबी नहीं होता वो। तो अगर इंग्लिश टेस्ट कर रहे होते तो इंग्लिश ग्रामर तुम्हारा एनडीए में टेस्ट हो गया है, उनको पता है कि तुम्हें एडिक्वेट हमारा नॉलेज है तुम्हारे पास। बस ये है कि कम्युनिकेशन में अगर मान लो ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, 10 का है ग्रुप, उसमें से 9 सारे इंग्लिश में बोल रहे हैं और तुम कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में और तुमने हिंदी में बोला, तो उतना वैल्यू नहीं आएगा सर। तो इंग्लिश पे सीखना ही पड़ेगा, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, मतलब एक नॉर्मल ना हो, परफेक्ट ना हो, लेकिन तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ, जो बात तुमको बोलनी है वो बोलने में तुम सक्षम होने चाहिए। 1 घंटा इंटरव्यू ऑफिसर के सामने तुम एक्सप्रेस करना चाहिए कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ और वही बोल रहा हूँ। और फिजिकल की जगह अगर बच्चे जीडी पे हर हफ्ते एक बार जीडी करने पे ध्यान दें, उसका कोई फायदा होगा नहीं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सर, बिल्कुल है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए लेक्चरेट के टॉपिक प्रिपेयर करके अपना मिरर प्रैक्टिस किया था मैंने। एक सर हैं हमारे जीवन सर हैं, वो मैंने गाइडेंस ली थी, तो उनने बताया था तो कि मिरर प्रैक्टिस वगैरह करना ये वो, तो वो बहुत सारा हेल्प कर रहा था। मैंने फिजिकल पे इतना ध्यान कुछ दिया नहीं था क्योंकि नॉर्मल रूरल एरियाज में है तो हो जाता है फिजिकल नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैंने सोचा कि एसएसबी पे ज़्यादा एसएसबी ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ें, ये फिजिकल वगैरह तो सर 3 साल उधर हो ही जाएगा। वही अगर आप लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं
तो मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट्स बना लें कि क्या बेवकूफ़ियाँ बाकी लोग कर रहे हैं और क्या आप लोगों को नहीं करनी है। फिजिकल पर ध्यान नहीं देना, रिटन एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी तैयारी पर आप ध्यान दो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, आप स्पोकन इंग्लिश पर ध्यान दो, आप जीडी में पार्टिसिपेट करो। हम लोगों ने यहाँ जीडी शुरू की खुलिया, और शुरू में बच्चा है 15-20 दिन मैंने बच्चों को कराया। उसके बाद जैसे मतलब 15-20 दिन के हमने 4-5 ग्रुप बना रखे थे, तो ऑल्टरनेट डेज पे होता था क्लास तुम्हारा होगा। फिर धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट नहीं रहा है ना, धीरे धीरे बच्चों ने छोड़ दिया क्योंकि उनको ना मज़ा नहीं आ रहा। नहीं आता है बिल्कुल। प्रिपरेशन में यार मज़ा नहीं होता, प्रिपरेशन में सिर्फ प्रोग्रेस होती है कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। मजे के लिए सर तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन चेंज करके तुम्हारा पुशअप नहीं हो सकता उधर, नहीं हो सकता। अगर तुम कहते हो मैं फिजिकली फिट हूँ मुझे पुशअप करवाओ, ग्रुप डिस्कशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जीडी रहेगा और पुशअप की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है वैल्यू, तुम मुझसे किसी ने पुशअप कराना नहीं है, वैल्यू जीडी की है, वैल्यू उसी की है सर, ठीक है। चाहे तुम बोर हो रहे हो या मज़ा नहीं आ रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मज़ा नहीं आ रहा है तो उसे कुछ उससे भी मज़ा नहीं आ रहा तुम्हें, बिल्कुल बात है कि तुम्हें प्रोसेस में मज़ा नहीं आ रहा तो प्रोसेस को भी तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा और तुम्हें नंबर भी नहीं मिलने वाले, असेसर कोई मज़ा नहीं आएगा, असेसर को नहीं आएगा सर, है ना। कल के दिन जब तुम स्क्रीन में बैठोगे, जीडी तुम्हारी होगी, तो असेसर आपको असेस करेगा कि यार कितने अच्छी तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। बस तुमको पार्टिसिपेट करने में मज़ा नहीं आ रहा तो असेसर को नंबर देने में कोई नहीं आएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं, उसको सीधा सेलेक्ट करना है। एसएसबी का प्रोसेस सिलेक्शन कम है, फिल्टरिंग ज़्यादा है। और ऑब्वियसली यार उसको अगर 6 लोग दिख रहे हैं, उसमें से एक बच्चा अच्छा खासा बोल रहा है ना, और बाकी 5 बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लेगा यार। अगर सिलेक्शन हो किसी का होगा तो उसका होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। बिल्कुल सर, या तो किसी का नहीं होगा या उसी का होगा, उसका होगा जो अपने आप को दिखाना चाह रहा है, पोटेंशियल है कैंडिडेट में और एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, वही होगा सर। बिल्कुल मजे लेने की नहीं, और जो प्रोसेस है वो उस पर ज़्यादा काम करें बढ़िया। यहीं पे मैं आपको इन्फॉर्म ये भी कर दूँ दीपेश के थ्रू कि प्रिपरेशन का जो सारा का सारा प्रोसेस है इट्स क्वाइट ग्रिलिंग। इसमें मज़ा शुरू के 1 महीने आ सकता है जब तुमको नई चीज़ सीखने को मिलती है, रिवीजन करने में मज़ा किसी को नहीं आता। मॉक देने में सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है मॉक टेस्ट देना, है ना। और खोलिया वाज वन ऑफ दोज पीपल जिसने सारे मॉक दिया। खोलिया ओवर हम लोग कराते थे मॉक, और कितने सारे बच्चे थे शुरू में और कितने रह गए थे बाद में। मतलब 80 का बैच होता था हमारा, धीरे धीरे डिक्रीज होते गया मॉक, 10-15 जब हो गए तब 10-15 मॉक देने के बाद हम 8-7 आते थे। तो 80 के बैच ने मॉक देना शुरू किया और सिर्फ 8 बच्चे आखिरी मॉक तक शायद लोग रहे होंगे। ऑब्वियसली मॉक देने में किसी को मज़ा नहीं आएगा, है ना। तुमको भी इतना मज़ा नहीं आता होगा, लेकिन एक प्रिपरेशन है तुमको करनी है, एक ग्रिलिंग है तुमको करनी है सर। अगर पार करना है प्रोसेस, तुमने सोचा है एनडीए क्लियर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब उसमें तुमको अच्छा लगे ना लगे, है ना। जैसे वोकैबुलरी है, बच्चों को याद करने में मज़ा नहीं आता। मुझे भी दिक्कत होती है, किसी सबको नहीं होती है सर वो कि कैसे याद करें इसको। बोरिंग भी काम है, मतलब क्वाइट फ्रेंकली इट्स क्वाइट बोरिंग। प्रिपरेशन का पूरा जो प्रोसेस है बहुत बोरिंग है, लेकिन ज़िंदगी में कोई एम बनाया है तो अच्छा पाना है तो करना पड़ेगा, तो करना, पेपर में आना है वो बोरिंग चीज़ तो करना है सर उसके। ठीक है। अच्छा खुलिया, ये सारी हमारी पढ़ाई लिखाई की प्रिपरेशन की बातें हो गई, है ना। विल कम बैक टू योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एसएसबी का जो ये वाला एक्सपीरियंस है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा रिकमेंडेशन हुआ है, हाउ वाज इट? मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर। और एसएसबी का तो ऐसा होता है कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है, हर एक चीज़ लॉन्ग टाइम मेमोरीज रह जाती हैं ये। और 5 दिन नहीं, और मेडिकल को अगर देखें तो इस बार 20 दिन का हो गया सर। 5 दिन का एसएसबी कम था हमारा, मेडिकल ज़्यादा था, तो 5 दिन का एसएसबी था और 15 दिन का मेडिकल था, तो हम सारे साथ थे। एसएसबी तक तो कॉन्फ्रेंस वाले 40 बच्चे, उसके बाद मेडिकल वाले हम 10 बच्चे थे जो रिकमेंड हुए। तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था कि कुछ भी जब भी फ्री होते थे गाना वाना गा लिया, मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ तो वहाँ कुछ भी टेबल वगैरह मिल गया तो गा लिया, तो सारे ग्रुप पे गा लिया, कैंटीन वगैरह पे ये वो, और मस्ती करी खूब, रात पे एक दूसरे को पीटते थे कुछ भी बस मस्ती करने के लिए कुछ भी। और नया नया कोई इंसिडेंट, कोई दोस्त बना हुआ, कोई खास कि यार ये दोस्त हमेशा चाहूंगा कि सारे बन जाते हैं सर। एसएसबी में ऐसा होता है कि मतलब सारे दोस्त बन जाते हैं पहले दिन ही, खास तौर पर जो लोग रिकमेंड हो जाए और रिकमेंड हो गए तो अच्छा बॉन्ड बन जाता है सर, क्योंकि एक ही रूम में 15 दिन रहना है सर, साथ रहना है, वही काम मैं भी कर रहा हूँ, वही मेडिकल का उसका भी चल रहा है, सब कुछ साथ हो रहा है, सब लोग खुश हैं सब खुश हैं कि रिकमेंड हो गए बस। तो सब पे मतलब फ्रेंड बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और इतने सारे किस्से बन जाते हैं एसएसबी की, कभी सुनाते खत्म नहीं होंगे सर। कोई एक किस्सा, कोई भी जो तेरे को पता है कि ये दिस इज वर्थ इट? वर्थ इट तो मतलब वही है कि कोई भी किस्सा, मस्ती तो बस ऐसे चलता रहता है कि वही हमारा सबसे बढ़िया पार्ट रहता था कि रात पे जब सोने से पहले बहुत देर तक सोते थे, 12-1 बजे तक बज जाते थे सर, तो हम ऐसे लाइट वाइट कभी ऑफ करके या कुछ ऐसी और स्टोरी सुनाते थे एक दूसरे, थोड़ा डर पैदा होता था सारे के सारे। फिर ऐसे फिर कोई ये गाता था, आवाज़ निकालता था भूत भूत ऐसा वैसा, तो इतना सारा हल्ला करने लग जाते थे सारे बच्चे। फिर कुछ भी किसी को मन लगा तो कुछ भी पीट दिया किसी को,
ये वो तो रात में हल्ला करने पे कुछ डांट नहीं खाई? डांट वाट कुछ नहीं खाते थे ऐसे ही। हाँ। उनको भी पता था सर कि फोन नहीं मिल रहा है और परेशान है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हम यही निकालते थे नई चीज़ें बस। अच्छा, एनडीए का तुम्हारा ये आखिरी अटेम्प्ट था? यस सर। और एसएसबी तुम्हारी होगी रिकमेंड। इस पूरे एसएसबी के प्रोसेस में ना, यू जस्ट टोल्ड मी, जैसे हम लोग कैमरा के ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, यस सर, यू टोल्ड मी कि मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की, विच हेल्प्ड यू अ लॉट। यस सर। तो उसका क्या प्रभाव रहा इस एसएसबी पे? मतलब बहुत प्रभाव रहा। जैसे मतलब कॉन्फिडेंस आउट हो गया था मैं, उसके बाद फिर दोबारा तैयारी करना शुरू किया। तो जैसे मैंने बताया कि एक जीवन सर है, मेरी एसएसबी के लिए बात होती है उनसे, वो नॉर्मल मतलब रिलेटिव ने एक नंबर दिया था उनका, तो मैं उनसे बात होती थी। तो उनने मुझे बताया कि भगवत गीता वगैरह, उनने मतलब कम्प्लीटली पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया मेरा एसएसबी के लिए, कि इस टाइप का पॉजिटिव थिंकिंग, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग, इस टाइप का। तो मैंने वही इंप्लीमेंट करता था उनकी बातें। तो उनने बोला था कि भगवत गीता का पढ़ ले, और पढ़ नहीं सकता है तो ऑडियो बुक में सुन ले। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ना शुरू किया मैंने। 2-3 महीना ऐसे ही रिपीट भी खत्म हो जाता तो रिपीट भी कर देता ऑडियो बुक में। तो वही है कि जो जो चीज़ उसमें लगती थी कि प्रैक्टिकल है और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। कोई एक चीज़ जो तुमको लगता हो कि यार पूरी भगवत गीता जो तुमने 3-4 बार सुनी है या पढ़ी है, उसमें ये एक चीज़ तो मतलब से स्ट्राइक कर गई ना, अंदर तक बैठ गई हो कि यार ये चीज़ पे तो मुझे हमेशा याद रहती है ये, और मैं एकदम अड़े हूँ उस चीज़ पर। एक सर एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है उसमें, कि जब वही अर्जुन की जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि अपने रिलेटिव में मैं कैसे लड़ूंगा इनके खिलाफ, और कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो उनका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि, तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी एसएसबी प्रोसेस में। जो ये 15 क्वालिटी हैं उसमें कॉन्फिडेंस की क्वालिटी सबसे ज़्यादा होगी इंपॉर्टेंट। तभी 14 क्वालिटी दिखा सकते हो सर, जब कॉन्फिडेंस है। जब एक्सप्रेस तभी कर पाओगे जब कॉन्फिडेंस है, तब तुम ऑर्गेनाइज करोगे, तब स्पीड ऑफ डिसीजन आएगा। इनिशिएटिव लेना तब इनिशिएटिव लेता है जब कॉन्फिडेंस है अंदर कि मैं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस जब डाउन होता है तो सारी परफॉर्मेंस डाउन होने लग जाती है। तो कॉन्फिडेंस अब रखना है हमेशा, पर्सनल इंटरव्यू के दौरान भी तुम्हें लगे कि नहीं हो रहा है। लेकिन हाउ टू डू दैट? जिससे ना कुछ लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है ना। कुछ लोग तो पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगा ना कुछ लोगों में ना वो पहले से ही होता है, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा ना आसमान में ही रहता है ना। उनको लगता है कि यार कर ही दूंगा, पेपर हो ही जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है, उनके लिए नेचुरल है कि कॉन्फिडेंस उनका रहता ही है। उनका कभी कभी नीचे आता है, बाकी टाइम पे ऊपर रहता है। कुछ लोगों में इसका उल्टा है, उनका कभी कभी ऊपर जाता है और बाकी टाइम लो रहता है। तो उन लोगों के लिए यार कि जिनका ना कॉन्फिडेंस नीचे ही है, जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, उनके लिए क्या सजेशन है? तो वही है कि पहले देखो वो चीज़ देखो कि कहाँ पर तो नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस की चीज़ पे। जैसे बोल देंगे कम्युनिकेशन स्किल की बात करेंगे, बहुत बच्चे हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम ये है कि हिंदी बोलनी है, इंग्लिश नहीं आ पाती है। तो वो नहीं आ पाते का कारण हमने ये नहीं और डाउन नहीं करना है कि चलो रहने दो, उसी को और इम्प्रूव करना है मिरर प्रैक्टिस के थ्रू। ये वो फ्रेंड से बोलना, इंग्लिश में बोलना, सब कुछ जो मैंने सब किया था ये सब। तो ये है कि जो चीज़ नहीं आ रही है उसको प्रैक्टिस नहीं आ रही है करके छोड़ना नहीं है, उसको करना है। मतलब मुझे इसको करना है, ये इंग्लिश सीखनी है 2 महीने में, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तुम मेहनत करोगे तो जो तुम्हारे इंप्रूवमेंट्स होंगे ना वो तुमको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देंगे। हाँ सर, वही। अब डायरेक्ट तो कोई दिखता नहीं है, मतलब बैठे बैठे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, ऐसे बैठे इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि तुम बैठे हो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। ये तुम्हारी मेहनत है, छोटे छोटे बिट्स में इंप्रूवमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट आता रहेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता रहेगा। बिल्कुल आता है सर। और नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज लेनी है चीज़ों के बारे में। कुछ भी अगर तुम कॉन्फिडेंस नहीं है कि वहाँ मेरे पास नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी किसी चीज़ में तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, उसकी वजह से है। अगर उसमें मेहनत करोगे, परफॉर्मेंस जैसे से ऊपर जाएगी, जैसे सीधी बात है सर। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो तुम्हें कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। अब 1 महीने बाद अगर तुमने बहुत प्रैक्टिस करके दिया मॉक टेस्ट, मार्क्स इंक्रीज हो गए, सीधी बात है सर कॉन्फिडेंस आएगा कि बस मेरा इंप्रूव हो रहा है। अब अगले बार और मॉक टेस्ट दोगे और अच्छे नंबर आएंगे सर ऑटोमेटिकली। तो आज के बाद हमसे कोई शिकायत नहीं करेगा वही सर। या ये ना, ये किसी से आप मत बोलो कि मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं है ना। उसका बोलने का कोई फायदा नहीं, कोई तुमको चीज़ सिखा ही नहीं सकता। नहीं सिखा, अंदर से आता है, अंदर से आएगा। और वो अंदर से आएगा तभी जब तुम मेहनत कर रहे हो ना, वो फील तुमको होना चाहिए कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, चाहे इंप्रूवमेंट बिट्स में हो, छोटे छोटे हो। धीरे धीरे होती है सर इंप्रूवमेंट, डायरेक्ट तो दिखेगा नहीं, अगले दिन दिख जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा। और एनडीए का प्रिपरेशन ऐसा ही कि मतलब पेशेंस रखना पड़ता है सर, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पहले रिटर्न की तैयारी करो, फिर एसएसबी में स्क्रीनिंग होने का है, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड हो गया, फिर मेडिकल का इशू आता है, मेरिट लिस्ट चलता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पेशेंस रखना है कि होगा मेरा लास्ट टाइम तक। मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट था ये, पर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरा नहीं होगा ये वो। तो वही है कि प्रैक्टिस करता गया, इंप्रूव करता गया धीरे धीरे, जो भी हुआ। जैसे पिछले बार मुझे एसएसबी में ऐसा लगा कि टीएटी में स्टोरीज वगैरह में आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ अच्छे इफेक्टिव आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं, वही लग रहे हैं कि बोरिंग टाइप के मोनोटोनस आइडिया आ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सीधा है कि अब अगर एक तो यही था कि एक तरीका ये था कि छोड़ देता इस बार भी,
और रहने देता है, ऐसे ही स्टोरी लिख के आ जाता है। दूसरा तरीका ये था कि मैंने सोचा बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं, नई नॉलेज आएगा अलग अलग एरिया, नए सेंटेंस का पोजीशन पता चलते हैं बिल्कुल। उनके ऑथर कुछ ना कुछ ऑटोबायोग्राफी है तो अपने बारे में बताता है, कोई मेजर अचीवमेंट है उसकी, जैसे आपने अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पढ़ी थी, पहली बुक पढ़ी थी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन चीज़ों से। बिल्कुल, आदमी को ये पता चलता है कि अपने आपको एक्सप्रेस कैसे करना है, बस तो पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो जाता है अपने आप ही। तो बस टीएटी में ओरिजिनली निकल के आ जाता है सर वो, कि 8, 10, 15 किताबें पढ़ ली तो सीधी बात है कि आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है ना। अच्छा खोलिए, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ 1-2 क्वेश्चंस और है ना। जैसे एक तो ये कि जैसे जो अभी यहाँ बच्चे आएंगे हमारे पास स्पेशली, बाकी तो खैर बच्चे हर जगह प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पूरी जनरल वीडियो है उन लोगों के लिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों के लिए एक वीडियो है, ये एक तरीके से एक गाइडिंग पाथ है, एक तरह की लकीर है कि तुम उसको फॉलो कर सकते हो, है ना, कि भैया तुम क्या करना है क्या नहीं करना है, भटकना नहीं है प्रिपरेशन से। इस पूरे कन्वर्सेशन को अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि एनडीए की फुल फ्लैश तैयारी होती कैसे है, क्या गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं और क्या बच्चों को नहीं करनी है, ठीक है। तो बस इसी को अगर आप फॉलो करते रहोगे ना तो बहुत सारा इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक फालतू के मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो मोटिवेशन तुमको बाहर से मिलेगा वो शॉर्ट लिव्ड रहता है, बिल्कुल सर, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा ना। जो मोटिवेशन तुमको रिजल्ट से मिलेगा, जो अपने अंदर से आएगा ना, वो कभी नहीं जाता, वो नहीं जाता, है ना। जैसे दीपेश अभी तो बोल रहा है, लेकिन जब दीपेश को पहली बार मिला था तो ही हैज़ दैट कॉन्फिडेंस कि मेरा सब निकल जाएगा। झूठ बोल रहा हूँ मैं? नहीं ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस है ना, ये ज़रूरी है ना। और 12th पास करते हुए कॉन्फिडेंस होने की कोई ना कोई वजह रही होगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बस है ना। तुमने 12th तक अच्छा परफॉर्म किया होगा, तुम्हारी मैथ्स अच्छी रही होगी, तो वो टीचर बोलते होंगे कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप शान बच्चे हो ना, वो धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। तो 12वीं तक किसी इंसान ने मेहनत की है तो उसको कॉन्फिडेंस पहले से है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने उसको दिया हुआ है, उसने 12 साल की मेहनत करके अर्जित किया है, तब पता है ना। यू कैन डू द सेम इन अ मैटर ऑफ 2 वीक और 3 वीक और इन अ मंथ, है ना। आप तैयारी करना शुरू करो, 1 महीने में आ जाएगा। बस जो क्वेश्चन है वहाँ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए नहीं, बच्चों के लिए है कि जैसे पहली बार में किसी ने रिटन एग्जामिनेशन दिया, उसका नहीं निकला, उसका एम था कि मुझे एनडीए जाना है, तो क्या उसको सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सर जैसा आपने बोला कि उसका एम था एनडीए में जाना, जब एम है तो और हमारे पास अटेम्प्ट बचे हैं, नहीं बचे हैं तो फिर तो कोई वो नहीं है कि सर नहीं कर सकते। पर एम अगर है फौज में जाना तो फिर वो भी है सीडीएस एंट्री, बहुत सारी एंट्री है, अगर तुम ट्रूली डेडिकेटेड हो एम पे तो, और एम बचे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कहाँ रह गया आप वो एनालाइज करना है कि किधर रह गया रिटर्न में, किस पोर्शन पे रह गया, उस पर ही काम करना है और अगले 6 महीने फिर आता है सर। बिल्कुल, और क्लियर करना है। ये क्वेश्चन बता दो मैं क्यों पूछ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे पास हर साल आते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब दे आर गुड, पढ़ने में भी अच्छे, सिंसियर भी हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न जैसे नर्वस हो गए एग्जाम में जाके, या पेपर के दिन पहले बुखार हो गया किसी को, या कुछ हो गया जो भी है, देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस कि तो आपका एग्जाम नहीं निकला, आप डिजर्विंग थे पर नहीं हो पाया। वो बच्चे क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे, या उसके बाद जैसे हम लोग तो फीस भी चार्ज नहीं करते इस चीज़ की, यू नो इट बेटर, कि मान लो अगर आपने हमारे पास 1 साल की कोचिंग आपने हमारे यहाँ की, हम 1 साल की करेंगे या 6 महीने ही करेंगे, उसके बाद आपने पेपर दिया और आप पढ़ने में अच्छे थे, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं तो आता रहे, कंटिन्यू कर, तेरे को फीस नहीं देनी है। लेकिन फिर भी है ना बच्चे ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लगता है यार इस बार इसका नहीं होना, इस बार हो जाएगा इसका पक्का, लेकिन वो छोड़ देते हैं, या वो घर चले जाते हैं, उनको लगता है कि घर जाके पढ़ लूँगा। क्या ये ठीक है? नहीं सर, कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। अगर एम बनाया है और एम भी ऐसा है कि एनडीए में ऑफिसर बनना है, कि कमांड करोगे सर, 20 सेक्शन को कमांड करते हैं शुरुआत, बिल्कुल, तो वही है कि कमांड तभी करोगे जब है कॉन्फिडेंस अंदर की और एम डेडिकेटेड हो, तुम्हारा एक लाइफ के लिए डेडिकेटेड और पॉजिटिव अप्रोच है, तो तभी होगा सर। जब अगर सोचा है ऑफिसर बनना है तो फिर बनना है। और मतलब जैसे मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटन एग्जाम में अगर ऐसे मुझे लगता है कि यार ये इंग्लिश में निकाल लेगा, आशुतोष सर को लगता है कि यार ये मैथ्स में अच्छा काम कर लेगा, जीएस वाले जो टीचर हैं वो भी कह रहे हैं कि अच्छे नंबर ले आएगा, है ना, तो कितने चांसेस हैं कि अगर सारे टीचर बोल रहे हैं कि ये बच्चा अच्छा है, उसका पेपर निकल ही जाएगा? कितने चांसेस हैं? होंगे सर, चांसेस बिल्कुल होंगे, तभी टीचर बोल रहे हैं, इसका मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और वो अपने आप में अगर बिलीव रखेगा और सही है तो बढ़िया से अटेम्प्ट करेगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो खास तौर पे अगर तुम्हारे टीचर्स उनको बोल रहे हैं कि भैया तुम कर लोगे तो टिको। हाँ बिल्कुल, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा में होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो,
जैसे आपने बोला देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन, तो वही है कि रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं क्लियर हुआ, किसी पर दिन वही है तुम्हारा मूड उस तरह का नहीं बना, नहीं हुआ, या रिदम नहीं बनाया, शुरू में 4-5 क्वेश्चन तुमसे हो नहीं पाए, तुम थोड़े ऑफ बैलेंस हो गए, हाँ बैलेंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये है कि ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, 6 महीने बाद फिर से रिटर्न आएगा और बेटर प्रिपेयर करिए। और सेम गोज फॉर एसएसबी, वही सेम एसएसबी का भी वही है, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हो गया ना, और ये आखिरी अटेम्प्ट था, आखिरी अटेम्प्ट था सर बिल्कुल, और रिटर्न में तो फिर कम चांस, रिटर्न में तो मतलब बेसिकली क्लियर हो जाता है, रिटर्न तो तुम्हारे हाथ में है, हाँ हमारे हाथ में बिल्कुल, तुम कितना पढ़ सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना रिवाइज कर सकते हो, और टीचर अगर तुमको बोल रहे हैं तो यार टीचर 5 साल से 6 साल से पढ़ा रहा है ना, उसने बहुत सारे बच्चे निकलते हुए देखे हैं सब, है ना, उसको पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या बच्चे का लेवल है वो गेज कर लेते हैं। टीचर अगर बोल रहा है तेरा हो जाएगा तो भैया ट्रस्ट है, हाँ ट्रस्ट करना है सर बिल्कुल, सबसे पहले ट्रस्ट ही करना है, आर्मी में जाना है तो ट्रस्ट तो सीखना पड़ेगा सर, तो वो ये कि अगर बोल रहे हैं सीनियर हैं एल्डर हैं सब पता है उनको, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तब इतना साल पढ़ा दिया है, तो अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है पोटेंशियल तुम पे, बस बिलीव रखना है और क्लियर करना है। ठीक खुलिया। एक आखिरी सवाल, जो बच्चे कोचिंग करने आ रहे हैं स्पेशली हमारे यहाँ आ रहे हैं है ना, उनको अगर कम से कम शब्दों में कोई एडवाइस देनी हो तो क्या दोगे? सर एडवाइस वही है कि अगर सोचा है कि जाना है ऑफिसर बनना है, लेकिन इंडिया जाना है, तो फिर उसको एम को ऐसे रहने नहीं देना है, अपना 100% नहीं 200% देना है सर उसमें, नहीं होगा 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट नहीं होगा, पहले रिटर्न मेरा भी ऐसा ही था कि पहले रिटर्न नहीं हुआ, दूसरे टाइम स्क्रीन आउट हो गया मैं, फिर कॉन्फिडेंस आउट हो गया, तो अब इस बार अब लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, तो ये कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं हो रहा है मेरा ये वो अब मेरे को छोड़ देना, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था सर, सोचा था कि बस हो जाएगा, बस एक चीज़ है कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है धीरे धीरे, जहाँ चीज़ पे रह गया पिछली बार वो इस बार नहीं रहना चाहिए, तो बस धीरे धीरे इम्प्रूव करके सब हो जाता है सर, वो ये कि बिलीव रखना है अपने आप में, कॉन्फिडेंस रखना है और डेफिनेट एम रखना है। इस सारे प्रोसेस के थ्रू जाके ना लगभग 1-1.5 साल हो गया हमको, हो गया है ना, रिटर्न फिर एसएसबी फिर दूसरी एसएसबी है हाँ ना, बिल्कुल, और स्ट्रेस भी ऑब्वियसली रहा होगा कि यार अब ये हो गया, होता है सर, ये लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट का तो और भी स्ट्रेस रहता है ना, बिल्कुल। अब कैसा फील हो रहा है? अब बढ़िया सर बिल्कुल कि इज इट वर्थ इट, ये सारी मेहनत सारा स्ट्रेस लगता है कि हाँ यार ये सही था मैंने किया? बिल्कुल सर बिल्कुल, एक लगता है कि अब एक राइट डायरेक्शन पे मेरे को मिला गाइडेंस, और मैंने वही है कि कभी हार नहीं मानी और करते गया इम्प्रूव खुद को कहीं भी जहाँ भी लगे, और बस एक पॉजिटिव इंसान। एक शब्द में अगर जो ये फील अभी है ना, एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना हो, एक शब्द में क्या बोलोगे? इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस सर, कि मतलब अब मतलब 1.5 साल पहले 1 साल पहले ये सोचा था कि इंडिया जाना है, और आज ये है कि रिकमेंड हो चुके हैं। अच्छा अभी रोड पे चलते हुए कुछ अलग से फील आती है? ऐसा नहीं है, पर मतलब लगता है कि हाँ एम था और अचीव हो गया है, आई हैव अचीव्ड इट, तो वही है, एक फील तो आती होगी इससे, मतलब व्हेन यू हैव अचीव समथिंग है ना, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हाँ बिल्कुल होता है इंसान को, मुझे लगता है ना कि विद इन डेज पर्सोना चेंज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है सर। कॉन्फिडेंस मैंने वही कहा कि अगर जब अचीव कर लेते हो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही है ना, बाहर के मोटिवेशनल 2 मिनट भी दे रहे वो शॉर्ट टर्म है सर। तो जो सारी मेहनत है ना वो इस मोमेंट के लिए है कि जिस टाइप ऑफ मिलता है ना कि वो सर जब चेस्ट नंबर बोलते हैं हमारा, वही मोमेंट के लिए होता है सर, ये इतना सारा प्रिपरेशन। अच्छा उस टाइम पे कैसा लगता होगा ऐसे, मतलब बोल रहे चेस्ट नंबर 38? हाँ सर बहुत मतलब ऐसा था कि हम 10 हुए थे रिकमेंड, तो उसके 2 पेज में हमने बताया था जो सर आए थे, तो पहले पेज में 7 नाम लिखे थे, दूसरे पेज में 3 हम थे, तो मैं 38 था, मेरा पीछे पेज पे था, उसने 7 के बाद कॉपी बंद कर दी और उसने बोला कि जेंटलमैन डोंट लूज हार्ट, ये वो अगली बार करोगे। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं हुआ इस बार, मैं कॉन्फिडेंस ला पूरा कि हो जाएगा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलता है शैल आई ओपन दिस बुक अगेन, तो हमने ये बोला सारे बच्चों ने, फिर उसने बोला तो बोला ठीक है 3 मोर नेम्स, तो मैं समझ गया था अब मेरा आखिरी अब आने वाला है, तो चेस्ट नंबर 38 बोला, फिर रोल नंबर वगैरह बोलते हैं नेम वगैरह, तो बस बोला बस फिर प्लस वाला चेस्ट नंबर मिला। तो जैसे दोबारा उसने बोला ना कि मैं दोबारा खोलूंगा, तो जो उम्मीद तो जगी होगी ना, कैसे खुशी मतलब इधर से इधर पहुंच गई सर कि जब जो पूरी होप खत्म हो गई थी कि अब यार इस बार भी नहीं हुआ, कि क्यों नहीं हुआ, तो बस जैसे उसने बोला 3 मोर नेम, तो मैं समझ गया था कि होगा, मेरा नाम है इसके अंदर, तो बस फिर। और जब पापा को बताया फोन करके कि हो गया सिलेक्शन? हाँ वही है सर, बहुत खुशी होती है सबको ही, लगता है पापा को तो पहले से ही लगता था कि होगा इसका पक्का है, बस पापा लोगों को मैंने देखा है कि ज़्यादा लोग ना फोन पे इतना एक्सप्रेस नहीं करते, हाँ ठीक है अच्छे, हाँ वही कि मतलब बहुत आराम से, बहुत नॉर्मल दिखा गया पर वही है कि खुशी तो सबको होती है, लास्ट अटेम्प्ट है तो सही। मुझे लगता है कि जैसे जो पिताजी लोगों की उम्र के लोग हैं ना, वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते खुशी, नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं हो पाता सर, वही बेशक वो कोने में जाके चिल्ला लें या रो लें, है ना, या अपने दोस्तों को बता लें, लेकिन बच्चों के सामने ज़्यादा नहीं करते, अरे ये कि चलो हो गया कांग्रेचुलेशन बढ़िया, बहुत नॉर्मल ठीक है ठीक है। और एक चीज़ और, अब आगे 1 महीना
क्या होगा, क्या प्लान है, क्या करें? अभी पहले तो वही है कि जो मेडिकल में मिले हैं एक दो टीआर है नॉर्मल, उसको करके एएमबी में क्लियर करना है फिर। उसके बाद फिर वही है कि टाइम है जुलाई तक, 2-3 महीने का टाइम है, तो उस पर वही है कि थोड़ा जगह वगैरह घूमूंगा, इधर देहरादून कम ही घूमा था मैं इधर, मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया था उस टाइम में, प्रिपरेशन पे। घूमना नहीं है इधर आके। हाँ वही तो, फिर उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा कि घूमना वगैरह है, वो सब बाद में कर लेंगे, तो अब वो टाइम है आ गया है, तो थोड़ा घूम लेंगे इधर उधर। और बाकी बाकी वगैरह ये जो एनडीए वगैरह की वो हैं बुक्स हैं, बूट्स बेल्ट अंदर है, तो ये वगैरह बुक्स पढ़ लेंगे थोड़ा, ये एनडीए का क्या ट्रेडिशन है, कैसे चलता है, और बाकी बस सही है, नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, बढ़िया, बताइए फिर सर। हाँ थैंक यू सर। बहुत अच्छा है।